ओके, तो जो आपने अभी देखा होगा, लास्ट क्लास में बच्चा हमने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का चैप्टर है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपने अभी एक सेल को डिवाइड होते हुए देखा था, फ्लोरोसेंट डाई के साथ में, जिसको डाई किया गया है और उसको देखा गया था। एक सेल वाला पूरा यूनिट है, जिसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलेक्यूल और सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। यहाँ पे अब बच्चों हम लोग नोटिस करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कि सेल डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है यार। सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन of all organisms depend on the division and enlargement of the cell। तो यार जब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा अपने साइज को, तो यार उसमें तो सेल का नंबर बढ़ना चाहिए। इवन अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, तब भी बेटा सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे वही सीन आपको दिखाई दे रहा है, पर अब हमें समझना पड़ेगा कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। देखो, मैं पहले तो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं कि व्हाई सेल विल डिवाइड। सेल डिवीजन क्यों करेगा, एक सेल से दो सेल क्यों बन जाते हैं, वो कब डिसीजन लेगा। तो पहला नंबर इसका आंसर क्या है, देखो, सेल अपनी एफिशिएंसी मेंटेन रखना चाहता है, और जितना छोटा सेल होगा ना, उतना वो एफिशिएंट होता है। इस चक्कर में, क्योंकि वो एफिशिएंसी रखना चाहता है, जितना छोटा होगा उतना वो एफिशिएंट होता है। तो वो क्या है कि जैसे जैसे साइज उसका बढ़ेगा, है ना, वैसे ही वो डिसीजन ले लेता है कि नहीं भाई, इतना बड़ा तो साइज हो जाएगा तो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, तुरंत अपने आप को डिवाइड करता है। इसको हम दूसरे वे से भी समझ सकते हैं कि जितना साइटोप्लाज्म का कंटेंट है और जितना न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ही बेटा पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही रहता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि यार साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो वो है ना खराब हो जाता है, जिसको हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैरियो। ये सिर्फ तुम्हारे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, और ये जो है बेटा ये खराब हो जाता है, साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है, न्यूक्लियस उतना नहीं बढ़ता, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सेल विल टेक द डिसीजन, वो बड़े सेल को डिवाइड कर देता है, दो छोटे सेल बना देता है, फिर से बेटा वही अपने प्रॉपर कंडीशन पे आ जाता है ना। अभी देखो यहाँ पे, ये तो सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में तो आ गया। अभी क्या है, ये सेल है, इसने डिवाइड किया, दो सेल बने। ठीक है, अब ये सेल अपना साइज बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, फिर डिवाइड होगा, फिर छोटे छोटे दो सेल बने। ठीक है, फिर ये अपना साइज बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर इस तरह से वो करता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो डॉटर सेल बनते हैं। तो देखो, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है। तो जो गैप होता है ना बिटवीन टू डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक जनरेशन निकल गई बिटवीन द वन डिवीजन टू द नेक्स्ट डिवीजन, जो टाइम पीरियड है उसको मैं बोलता हूँ जनरेशन पीरियड या जनरेशन टाइम, बराबर है। और इस जनरेशन टाइम में जो भी सक्सेसिव चेंजेस होते हैं, जो भी साइकिल रन होता है, फिर से वो रिपीट होगा नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, फिर से डिवीजन टू डिवीजन रिपीट होगा। इसीलिए द चेंजेस, सीक्वेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ जनरेशन टाइम इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल। उसी को बेटा हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। हेलो, इजंट इट? ठीक है, तो एक जनरेशन में जो जो चेंजेस होंगे उसको मैं सेल साइकिल। अब क्या क्या चेंजेस होंगे देख लेंगे हम लोग, अभी देखेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, है ना। नाउ इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल। ये सेल साइकिल मतलब लाइफ पीरियड है ऑफ सेल ड्यूरिंग व्हिच अ सेल सिंथेसाइज द डीएनए।
उसने डीएनए बनाया, ग्रो इन साइज, अपने साइज को बढ़ाया, एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, फिर से डिवाइड हो गया। तो इतने पूरे समय को, ये पूरे सीक्वेंशियल इवेंट्स को मैं सेल साइकिल कहता हूँ, उसे मैं सेल साइकिल कहता हूँ। सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखो, जब से सेल पैदा होता है तब से बेटा उसका साइज बढ़ता चला जाता है, तो उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है, वो रुकेगा नहीं। बट डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज। बट डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपीज बन जाना, ये जो होता है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ही और एक बार ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इवेंट्स को हमें देखना है, समझना है। हर एक इवेंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसे समझना है। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल वेरी इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड ईच सेल टाइप। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एक सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है, ये शायद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है ना, किसी के भी दिमाग में आएगा यार एक सेल डिवाइड होने में, एक सेल से 2 सेल बनने में। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सेल कौन से समय पे डिवाइड होना चाह रहा है। ठीक है, और वो कौन से टाइप का सेल है, ये सब पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वेरी करेगा, ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन है वेरी करेगा, सेल टू सेल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी कुछ सादे उदाहरण देना चाहती है। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल। अभी उन्होंने एग्जांपल लिए ह्यूमन सेल, वो होता है अबाउट 24 आवर्स। ह्यूमन के लिए पूरा 24 आवर्स में सेल साइकिल चलेगा, पैदा हुआ, डिसीजन लिया, फिर डिवाइड हुआ, ऐसे। ठीक है, 24 आवर्स लेगा। वी ईस्ट को आप लोग देखोगे तो इट इज ओनली अबाउट 90 मिनट्स। वो 90 मिनट में बेटा ईस्ट सेल जो है डिवाइड हो जाएगा, बहुत जल्दी से। अब ये सुन करके अगर आप ये मन में बिठा लोगे कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी का हर सेल 24 घंटे में ही डिवाइड होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड है ही, बट उसके सेल टाइप पे डिपेंड है कि उसको डिवीजन करने में कितना समय लगेगा। ये बात को समझो। आप बोलोगे सर एवरी ह्यूमन सेल विल डिवाइड इन 24 आवर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक टिपिकल है ना, टिपिकल चीज आपको देखो, आरबीसीज डिवाइड नहीं होते, आरबीसीज डिवाइड नहीं होते, वो मर जाते हैं 120 दिन बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझो। उसका सेल साइकिल पूरा होने का क्या मतलब कि वो फिर से डिवाइड होगा। हम सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो नहीं जो कि परमानेंट हो गया, है ना। जो परमानेंट हो गया उनका लाइफ स्पैन फिक्स हो गया, बिल्कुल ये सही वर्ड है, लाइफ स्पैन। लाइफ साइकिल इज डिफरेंट, लाइफ स्पैन इज डिफरेंट। क्या उसमें सॉरी की क्या बात है, अच्छी बात है जो आपने सोचा है। ठीक है, सो तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है बेटा, आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। ये नहीं कि आप हर सेल में लेबल लगा दो, नहीं सर ये 24 आवर में, ना ना भैया ऐसा जरूरी नहीं है। तो लेट्स बिगिन सम सिंपल फैक्ट। सर हाँ बोलिए, बोलिए मैडम। सर लाइक आफ्टर एवरी 24 आवर्स द सेल विल बी डेड, पूरे लाइफ साइकिल कंप्लीट करके। Every 24 hours why cell will be dead? It will divide and form 2 daughter cells. It will not die. सर मतलब 24 आवर्स के बाद डिवाइड होता है? हाँ डिवाइड होता है, वही तो बताया मैंने। Okay. जब मैं सेल साइकिल की बात बोलता हूँ तो मैंने इतना डायग्राम बना के दिखाया। मैं वो टाइम को कंसिडर करता हूँ 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का। बड़ा ध्यान से समझना है इसे। ठीक है, हेलो, 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच के टाइम पीरियड को मैं जनरेशन टाइम कहता हूँ। और उसमें जो सक्सेसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, जो भी इवेंट्स होते हैं उनको मैं सेल साइकिल कहता हूँ। इज इट क्लियर? हेलो, है ना। अब
जो सेल डिवाइड हो रहे हैं उनके लिए लागू पड़ता है। जो सेल परमानेंट हो गए तो वो तो डिवाइड होना नहीं चाहते, तो जब तक उनकी उम्र है, जब तक वो जीना चाहते हैं वो रहेंगे, एक दिन वो मर जाएंगे, ठीक है। पर वो पहले ही सेल साइकिल से बाहर भाग चुके हैं, ठीक है। तो सेल के पास डिसीजन लेने की बेटा क्षमता होती है। वो या तो सेल साइकिल में घूमता रहेगा या तो सेल साइकिल से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा और फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। ये सब बेटा पूरा यहाँ पे ना ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। इसको बड़ा ध्यान से चीजों को क्लियरली समझो, ठीक है। या तो अब ये जो साइकिल है ना, यही चीज उसको समझाता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान से। अभी सेल साइकिल क्या मतलब है, फिर से वही बात, टू सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में क्या क्या होगा, वही चीज सेल साइकिल है। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। Yes, sir. जो सेल परमानेंट हो गया उसके बारे में मत सोचो, पहले जो सेल डिवाइड होना चाहता है बार बार उसी के बारे में सोचो ना। जब भी बेटा सेल साइकिल को हम लोग देखते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट। वन इज द एम फेज एंड वन इज द इंटरफेस, ठीक है। So two phases are there. One is the M phase, another is the interphase. ठीक है। Now M phase में कौन कौन से स्टेजेस है? पहले आता है G1, फिर आता है S, फिर आता है G2, ठीक है। ऐसे 3 स्टेजेस आते हैं जो कि इंटरफेज में है। और फिर M फेज में मतलब माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड होता है। यहाँ पे ऐसे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल को अगर डिवीजन नहीं करना है तो G0 स्टेज में चला जाता है, वो सेल साइकिल से भाग जाता है और बन जाता है परमानेंट सेल, ठीक है। अगर कोई सेल G0 स्टेज में चला गया मतलब उसने सेल साइकिल का त्याग कर दिया है और उसने अपना एक फंक्शन ले लिया है और अब वो कभी डिवाइड नहीं होना चाहता। ये जो संसार का झमेला है इससे वो दूर भाग जाता है, वो संत बन जाता है, ठीक है। उससे अब इस पूरे प्रपंच से कोई मतलब नहीं है। इसको समझो, इट्स सिंपल। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो। Yes, sir. Now sales cycle has a 2 basic phases, interphase, M phase. Let's begin with the interface. अभी इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, एक्चुअली ये गलत, उसे रेस्टिंग फेज नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत कुछ होता है। G1 स्टेज होता है, S स्टेज होता है, G2 स्टेज होता है, बहुत सारी बातें बेटा यहाँ पे होती है। इसीलिए इसको एग्जैक्टली इंटरफेस कहना सही नहीं है। इट्स नॉट करेक्ट थिंग टू से इट एज इंटरफेस, ठीक है। क्योंकि इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, ये पहले तो समझो, ठीक है। दूसरा, इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। इसमें सेल ग्रोथ भी होगी और डीएनए का सिंथेसिस भी होगा। अगर आप टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करो तो 95% सेल साइकिल का जिंदगी जो है वो इंटरफेज में ही बीत जाती है। मतलब अगर हम लोग मान ले तो सही ढंग से, अगर हमने माना कि ह्यूमन का सेल, ह्यूमन का सेल 24 आवर्स का लाइफ साइकिल शो करता है सेल साइकिल, तो बच्चों ये 23 आवर्स इसका क्या जाएगा, 23 आवर्स पे इंटरफेज ही होगा। सिर्फ 1 आवर में वो एक्चुअली एम पेज शो करेगा। तो 1 आवर में वो डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। बाकी 23 आवर्स में वो क्या करेगा वो इंटरफेस को अंजाम देगा। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। तो इसमें आपको अभी धीरे धीरे चीजें को समझना है, ठीक है। नाउ इंटरफेस का ड्यूरेशन कितना बोला हम लोगों ने? 95%, ठीक है। अभी परसेंट इसीलिए कहा क्योंकि हर एक लाइफ साइकिल अलग अलग है, हर एक सेल का ड्यूरेशन अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग आवर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सिंपल पॉइंट। इंटरफेस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज को हम लोग है ना गैप 1 फेज कहते हैं या एंटे फेज कहते हैं, एंटे फेज, ठीक है। या इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। क्यों? क्योंकि माइटोसिस होने के बाद में ये आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक। और G2 फेज को हम लोग प्री माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। क्लियर है?
यस सर। अभी एस फेज को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि एस फेज में ही डीएनए का डिवीजन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। चलो वन बाय वन एक एक स्टेज को देखते हैं। इंटरफेज हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आएगा G1 फेज या गैप वन और एंटीफेज। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज, पहला ग्रोथ फेज यही है, सेल का ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा, उससे पहले की गैप फेज है। ठीक है, तो फर्स्ट गैप फेज। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल विल टेक प्लेस, इसमें ग्रोथ होगी सेल की। सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा, सेल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो मशीनरी बनाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब ये बच्चों डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, इसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं सकता। तो मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं कि बताओ डीएनए पॉलीमरेज कौन से फेज में बनता है, आप क्या बोलोगे? सर G1 फेज में बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस फेज में उसका यूज होने वाला है ना। अब इसको थोड़ा अलग एनालॉजी में समझो। देखो S का मतलब है सगाई और M का मतलब है मैरिज। ठीक है, तो अभी यहाँ से तय हो गया है ना, G1 सगाई के पहले ही जीवन है, जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, बाद में सगाई होने के बाद कोई जीवन नहीं रहता, सब है ना खत्म हो जाता है ना, बड़ी दुख भरी कहानी। चलो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं। G1 ये एक्चुअली जो कुछ भी सगाई में होगा उसकी तैयारी करने का दौर है, बात समझते हो आप लोग? वैसे ही G2 शादी में जो कुछ भी होगा उसकी तैयारी होती है। तो इसको थोड़ा क्लियरली समझो। G1 is a preparatory stage for the DNA replication. Hello, isn't it? मतलब जो सिंथेसिस फेज है उसका प्रिपरेटरी स्टेज बेटा G1 है। क्लियर है? यस यस सर। सर। G2 क्या है बेटा? G2 is the preparatory stage for the mitosis. G2 is the preparatory stage for the mitosis. ठीक है, तो बच्चों माइटोसिस के लिए जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है उसे मैं G2 बोलता हूँ। तो क्या क्या बनेगा? तो देखो सारे जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, सारे बना लिए जाएंगे। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए बनवा लिए जाएंगे, प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ पे बनती चली जाएगी, है ना। सो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। ठीक है, क्योंकि एस फेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी ऑब्वियसली बेटा जो सेकंड स्टेज है उसको हम एस फेज कहते हैं। अभी एस फेज में क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये बहुत देर तक चलेगा क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन है ना समय लेगा, बिल्कुल इट विल टेक टाइम। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा सिंथेसिस फेज में। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब यहाँ जो होगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। जैसे कि G2 फेज में अगर हम लोग मानते हैं कि 42 पिकोग्राम इतना डीएनए था, तो एस फेज खत्म होते होते बेटा वहां पे आपको देखने को मिलेगा 84 पिकोग्राम डीएनए, क्योंकि ये एग्जैक्ट डबल हो जाता है। बात क्लियर है क्या? G1 फेज में कितना था बच्चों? 42 पिकोग्राम, तो फिर एस फेज में खत्म होते होते कितना हो जाएगा टोटल? 80, क्योंकि देखो जितना डीएनए है उसकी एग्जैक्ट पूरी कॉपी बना ली गई है, तो उतना ही बेटा अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मेट में भी देखोगे तो भी हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्रोमोसोम नंबर जब यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर विल नॉट चेंज, द अमाउंट ऑफ डीएनए विल चेंज। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, G1 स्टेज में 2n और 2c था, मतलब हर एक डीएनए के हर एक क्रोमोसोम में एक एक डीएनए की कॉपी थी। बाद में क्या हो जाता है, हर एक क्रोमोसोम में दो दो कॉपीज आ जाती है, इसलिए 4c हो जाता है। तो एस फेज में 2n 4c कंडीशन आती है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया?
ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत क्रुशियल पॉइंट है। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है। अब ये मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आराम से आपको समझाऊंगा। हाँ? अभी फिलहाल इतना याद रखो कि इस फेज में क्या बढ़ जाएगा सर, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, और क्या कांस्टेंट रहेगा सर, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्या चीज है इसको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी देर बाद, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ये द क्रोमोसोम बॉन्ड फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड, मैं क्लियर करता हूँ बेटा, क्लियर करता हूँ ना। यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। इन एनिमल सेल के देखोगे ना, replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm। तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एस फेज, कौन सा बेटा, लेट एस फेज में सेंट्रियोल भी डबल हो जाता है। सेंट्रियोल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। जो दो पोल बनते हैं ना, जहाँ पे क्रोमोसोम को खींचा जाता है, ठीक है, तो वो जो दो पोल बनते हैं वो सेंट्रियोल से बनते हैं। ठीक है, तो उन दोनों पोल्स को बनाया जाएगा। पहले एक ही पोल होता है, मतलब एक ही सेंट्रियोल होता है, बाद में एक सेंट्रियोल की कॉपी की जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से न्यूक्लियस में डीएनए की कॉपी हो रही है, वैसे ही साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की कॉपी होती है। ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता ही नहीं है, इसलिए। तो फिर एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जैसे डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, वैसे ही सेंट्रियोल की कॉपी बनाई जाती है। सेंट्रियोल की कॉपी साइटोप्लाज्म में बनती है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। क्लियर है क्या? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब थोड़ा सा बेटा इसको, इस फंडे को देखो। अब मेरे सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो, ये नीले कलर का, ये पर्पल कलर का, दो डीएनए क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम में एक एक डीएनए है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये नीले कलर का जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अब डायड बन गया। इसको बोलते हैं मोनैड। मोनैड में एक क्रोमैटिड है, एक सेंट्रोमियर है। मोनैड में एक क्रोमैटिड है, एक सेंट्रोमियर। डायड में क्या होता है, दो क्रोमैटिड पर एक ही सेंट्रोमियर। तो अभी भी काउंटिंग में ऐसे ही करता हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम। पहले भी वो ऐसे ही करता था, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा। बट कॉपीज कितनी है? कॉपीज देखो, 1 2 3 4। तो 4C रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड। हेलो हेलो, Yes, sir. if you are Yes, not sir. clear, if you are not clear, I am using here pen and paper. Now see, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने कहा मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये एक मैटरनल डीएनए है भाई, और ये दूसरा पैटर्नल डीएनए है बहना। तो ये हो गया क्लियर, सिंपल है ना। तो कितने क्रोमोसोम है सर? 2 क्रोमोसोम है, 2n। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितनी कॉपीज है सर? वो ब्लैक वाला क्रोमोसोम की एक कॉपी है, और जो पर्पल वाला है ना उसकी 2 कॉपी है। तो मतलब 2C एग्जैक्टली सर। हेलो, हाँ सर, करेक्ट है। अच्छा, इंटरफेज होगा तो क्या होगा सर? इंटरफेज होगा ना, तो ये जो ब्लैक वाला डीएनए दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसकी कॉपी बनेगी। अच्छा अच्छा, इसकी कॉपी बनेगी, और ये कहीं अटैच रहेगी। हाँ सर, तब भी नंबर कितना होगा सर? इसको एक ही गिनेंगे। अच्छा, ये एक क्रोमोसोम है, और पर्पल वाले का क्या होगा? पर्पल वाले का भी वही होगा सर। देखो, वो डीएनए है ना, वो डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एग्जैक्ट वैसा ही। अच्छा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं सर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब सर ये एक है और ये दूसरा है, मतलब पहले जितना उतना ही है। हाँ सर, उतना ही है, 2n = 2 है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है सर? नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ गई है। यहाँ पे देखो, ये एक कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है, ये तीसरी कॉपी है, ये चौथी कॉपी है, मतलब एक्चुअली 4C हो गया। हाँ सर, 4C हो गया। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है उससे पहले, अब ये तो डीएनए दिखा है मैंने, क्रोमोसोम को हम लोग कैसे देखते हैं? अगर कंडेंस हो जाएगा ना, ये वाला सिर्फ कंडेंस होगा, तो बच्चों हमें एक ऐसा क्रोमोसोम मिलेगा, एक सेंट्रोमियर है,
ठीक है। और ये है बेटा पूरा एक क्रोमैटिड। ये क्या है बच्चों? सेंट्रोमियर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? मोनैड। बताओ मोनैड में कितने क्रोमैटिड होते हैं? आप बोलोगे सर 1 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर इज अ मोनैड। इसका मतलब कितना डीएनए है उसमें? सर एक ही डीएनए है। अच्छा, जब इसकी कॉपी बन जाएगी तो ये कैसा दिखेगा? लेट्स सी, सेंट्रोमियर विल बी रिमेन। अब ये कंडेंस भी होगा ना ये वाला, तो ये सब कैसे दिखेगा? इट विल अपीयर लाइक दिस वन। ये क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? सर ये क्रोमोसोम एक ही है, इसको आप डायड बोलते हैं। अच्छा, दिस इज अ डायड। बट हाउ मेनी क्रोमोसोम? सर क्रोमोसोम इज वन, वी कैन काउंट लाइक वन डायड। ओके ओके। हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर देयर? सर क्रोमैटिड्स इसमें 2 हो गए ना। अभी देखो ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है। अच्छा, मतलब नंबर उतना ही रह गया, तो क्रोमैटिड की संख्या बढ़ गई। हाँ सर एग्जैक्टली, क्रोमैटिड की संख्या बढ़ गई। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द नेक्स्ट क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो है ना, उसी का होमोलॉगस है, बट ये मान लेते हैं ये मैटरनल है, ये पैटर्नल था। तो बिल्कुल इसका ही बेटा एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे आपको जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इसका भी डायड बनेगा। तो हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर राइट नाउ? है ना, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इज 4, तो 4C हो गया। बट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? दिस इज 1 क्रोमोसोम सर, दिस इज 2, तो है ना क्रोमोसोम नंबर रिमेंस कांस्टेंट। पहले कितना था? सर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, 2n ही था। पर कॉपी कितनी थी? सर ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, 2 ही थी, तो 2n 2C था। रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ? सर 2n 4C हो गया। कितने लोगों को क्लियर है? हेलो? यस यस सर, क्लियर है। एकदम क्लियर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायड, इसको बोलते हैं बायवैलेंट। हम लोग बोलते हैं बायवैलेंट, ये बायवैलेंट है ना। इनके पेयरिंग जो होता है ना, ये मैटरनल पैटर्नल जब एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं तो ये 4 हो गए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राड, है ना। तो टेट्राड मतलब 4 क्रोमैटिड देख रहे हो। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इज टेट्राड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज बायवैलेंट। समझ रहे हो आप लोग? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये मोनैड डायड ये क्रोमैटिड का नंबर है बेटा। हाउ मेनी क्रोमैटिड आर देयर? एक ही क्रोमैटिड है तो मोनैड। 2 क्रोमैटिड काउंट करो तो डायड। अभी एक्चुअली ये दोनों चारों ये एक दूसरे के साथ पेयर हो गए, तो बेटा उसको ही हम टेट्राड कहते हैं, बिकॉज़ आई विल काउंट द 4 क्रोमैटिड। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड सर विल, बाइवैलेंट क्या है? बायवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम 1 and 2। ठीक है, ओके सर। ठीक है। when you see the number of chromosome it is bivalent, and when you see the number of chromatid is a tetrad, है ना। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एकदम क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? बता दो। हेलो सर अभी हम लोग सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं या गैमेट? क्या? सर हम लोग अभी सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं या फिर गैमेट? देखो हम किसी भी सेल के बारे में नहीं बात कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें जो सेल डिवीजन करना चाहता है। एनी सेल जो डिवाइड करना चाहता है, जो G1 से S फेज में जाएगा, उसमें जो भी नंबर है उसका वो नंबर उतना ही रहेगा, बट है ना कॉपीज बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? ओके सर। फॉर एनी सेल, जो भी डिवाइड होना चाहता है, फॉर एनी सेल दिस इज अ कॉमन थिंग। हेलो, इजंट इट? है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से वही चलते हैं ऑन दैट पेज। यहाँ पे बस यही हमें चल, अभी तो देखो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। बट ये है ना कि मोनैड मोनैड से डायड डायड हो गया, बराबर। ये तो आपको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2 1 2 1 2, बट नंबर ऑफ क्रोमैटिड इज यहाँ पे 1 2, बट यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो। सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ G2 फेज।
G2 फेज में क्या है, G2 फेज में वही रहेगा क्योंकि S फेज में हो गया 2n4C, ठीक है, तो बस इसमें भी 2n4C रहेगा G2 में, ठीक है, ये फर्क तो होगा ना। इसको सेकंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। अभी भी सेल का साइज बढ़ रहा है, उसका सेल का साइज बढ़ने का कार्यक्रम रुका नहीं है, तो सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूस, क्योंकि देखो अब ऐसे प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे आरएनए बना पड़ेंगे जो कि माइटोसिस में रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये होगा। सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस, अब यहाँ पे सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होगा, ठीक है। सो बाय दिस वे इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, मतलब देखो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम को इधर उधर खिसकाने के लिए स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। अब स्पिंडल फाइबर का यूज माइटोसिस में है बच्चों, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो बताओ ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन से फेज में बनेगा? यूज उसका माइटोसिस में है, तो कहाँ बनेगा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, बताओ? जीवन में, एग्जैक्टली G2 में, G2 में ही बनेगा ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी कहाँ पे, वहां पे बेटा उससे पहले बना लेंगे। सेल वांट टू डिवाइड एंड व्हेन द सेल वांट टू डिवाइड, उससे पहले उससे डिवीजन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो चीजें हैं बिल्कुल डेफिनेटली बेटा उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ 1 मिनट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसेंस ये है कि सेल के डिवीजन के लिए जो कुछ भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट, वो सारे G2 फेज में बनाए जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जिनकी जरूरत है, वो सारे प्रोटीन G1 फेज में बनाए जाएंगे। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है ना, तो उसका क्रोमोसोम कंडेंसेशन होना चाहिए, बराबर है। तो डीएनए हमेशा सिर्फ डीएनए नहीं होता, डीएनए के साथ में होता है हिस्टोन प्रोटीन, बराबर। अभी इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि हिस्टोन प्रोटीन कौन से फेज में बनेगा, G1 में, S में या G2 में? क्वेश्चन समझ में आया? हिस्टोन प्रोटीन समझ में आता है ना? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैकेजिंग करने में, डीएनए को कंडेंस करने में, ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में बताना, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। G1, G2, S फेज, कौन से फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स बनाए जाएंगे? क्या वो S फेज में बनाए जाएंगे क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तभी हो रहा है? क्या वो G2 फेज में बनाए जाएंगे, या क्या वो G1 फेज में बनाए जाते हैं? क्लियर है? ठीक है, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन है, आप सोचो, जवाब दो। एनीवे, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। आपको इसेंस समझ में आया कि जो चीज जहां पे रिक्वायर्ड है, या तो वो उसी समय बनाई जाती है या तो उससे पहले बना ली जाती है। क्लियर है ना? ये बाद में तो नहीं बन सकता, है ना? ना, अब आते हैं बच्चों, इसीलिए जब हम लोग इंटरफेस को, whenever we call it interface as a resting phase, it is a very very wrong term. It's not a resting phase in any way. It's a very very highly metabolic stage, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें बनाई जा रही, तो ये रेस्टिंग चीज है क्या? नहीं। तो पहले साइंटिस्ट लोगों ने, हम लोग डक देखते ना, डक, मेंढक नहीं, डक, ठीक है,
तो जो डक होता है उसको जब पानी के ऊपर देखोगे ना, तालाब के ठंडा पानी है ना, उस पे आराम से 4-5 है ना डक बैठे हुए हैं आराम से, ऐसा शांत, अच्छा लगेगा। बट जितने ऊपर से वो शांत दिखता है ना, उतना ही बेटा तेजी से वो अपने दोनों पेडल्स चला रहा है अंदर, ठीक है, है ना, ताकि वो पानी के ऊपर बैठ सके। तो वैसा ही सेल रेस्टिंग स्टेज है ये, ऊपर से बस ये रेस्टिंग स्टेज है। माइटोसिस नहीं हो रहा है इसलिए हमने उसको रेस्टिंग बोला, बट वो रेस्टिंग नहीं है, इट्स एन एक्टिव, हाईली एक्टिव स्टेज, ठीक है। सो नाउ एम फेज, ठीक है, तो हम लोग बहुत अलग अलग वे से डिसाइड करते हैं। जब एम फेज की शुरुआत होती है तो एम फेज में है एक तो जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस। ऐसे दो हिस्से हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन। अब ये एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है माइटोसिस। इन ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। जैसे 24 आवर हमने डिवाइड किया था, उसमें से 1 आवर ही ओनली एम फेज चलेगा। एम फेज में दो मेन स्टेजेस होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है बेटा साइटोप्लाज्म जो भी रिमेनिंग है वो कंटेंट का डिवीजन, तो दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हम लोग एम फेज को पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1, सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन। अब क्या सारे ही सेल डिवीजन करते हैं? आंसर है नो। फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट के सेल वो नहीं डिवाइड करना चाहते, वो क्यों डिवाइड होते हैं? नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड टू द सेल्स? सो मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली occasionally to replace the damaged or dead cells। तो क्या हमारे स्किन सेल हमेशा डिवाइड होते हैं? तो आंसर है नहीं, जब जरूरत होगी तो ही वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीसरा, so the cell that do not divide further exit the जीवन फेज। तो मतलब क्या हुआ, माइटोसिस होने के बाद में जो भी सेल बने उनके पास दोनों रास्ते हैं, या तो वो जीवन स्टेज को फॉलो करें या तो फिर वो जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाए, करेक्ट है। अभी जी नॉट में जाना इसका मतलब ही है कि सेल ने डिसीजन ले लिया कि अब वो डिवाइड नहीं होगा, अब वो सेल साइकिल से भाग जाएगा, अब उसे नहीं करना है सेल डिवाइड, अब वो परमानेंट बनेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, अच्छे फंक्शन लेगा और एक दिन मर जाएगा, ठीक है, जब उसका समय आएगा, ये उसने तय कर लिया। तो इसे हम लोग क्विसेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? क्विसेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है। एंड सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब ये क्या मर तो नहीं जाता, डिवीजन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसको जो फंक्शन करना है वो करेगा, बट इट डू नॉट प्रोलिफरेट। मतलब अब ये आगे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपने जैसी कॉपीज नहीं बनाएगा, ये तय हो चुका, ठीक है। इसको ही हम लोग जी नॉट स्टेज कहते हैं। तो क्या आपको एकदम क्लियर है बच्चों? अब आपको बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन पे जाना है। अभी डिफिकल्ट पोर्शन का मतलब है कि सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये सेल डिसीजन कैसे लेता है कि उसे जीवन स्टेज में जाना है या जी नॉट स्टेज में, ये कैसे, हाउ? बड़ा ही गंभीर सा क्वेश्चन है, बराबर है। हाउ इट विल डिसाइड? यार ये तो सही में सोचने वाली बात है। सर मैंने सुना है कि जैसे कि लीवर लीवर के सेल डिवाइड नहीं होते, हाँ नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि लीवर का जो एपिडर्मिस है, एपिथेलियम है बाहर का कोटिंग, उसके सेल अचानक से डिवाइड करना शुरू करते हैं और इतने तेजी से डिवाइड होते हैं कि ट्यूमर बना देते हैं, कैंसर हो जाता है। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? मतलब जी नॉट स्टेज के सेल अचानक से जीवन स्टेज में एंटर करते हैं
और बहुत तेजी से अपना नंबर बढ़ाते हैं ताकि ट्यूमर बन जाए। तो ये कहाँ पे, मतलब इसका क्या है, कैसे कनेक्शन है, सब कुछ कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है, कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ, कैसे होगा ये। तो चलो इसी फंडे को हम समझते हैं। देखो, कोई भी चीज हमारे सेल में होती है, उसके ऊपर हार्मोन का कंट्रोल है, केमिकल्स का कंट्रोल है, डीएनए का, जीन का कंट्रोल है। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मॉलिक्यूलर कंट्रोल। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इन वेरी डिफरेंट मैनर, इन वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझो। ठीक है, मैं एक और बार आपको पेन एंड पेपर मेथड को लेके चलता हूँ, और वहां पे बच्चों हम लोग इसी चीज को थोड़ा ढंग से समझते हैं। ध्यान पूरा रखना, गड़बड़ कुछ मत करना ना। यहाँ पे बच्चों ये सेल है, ये सेल G0 स्टेज में है। क्वेश्चन है कि सर ये सेल D0 स्टेज में क्यों है? तो इसका आंसर है कि इसको उस कंडीशन में रखने के लिए इसके जीन मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, ये जीन क्या बनाते हैं? सर ये जो जीन होते हैं ये बनाते हैं एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम सर? एंजाइम का नाम है CDK। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सर क्या मतलब है सर इसका? काइनेज क्या होता है? काइनेज, काइनेज, ये काइनेज, काइनेज क्या है? सर देखो, काइनेज का मतलब होता है कि कभी भी कहीं पे भी फॉस्फेट जोड़ना है या फॉस्फेट को निकालना है, मतलब फॉस्फोराइलेशन। और डीफॉस्फोराइलेशन। कि जो भी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन को अंजाम देने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम काइनेज कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, इसके नाम से समझ में आता है, ये एंजाइम खुद से काम नहीं कर सकता। ये एक दूसरे ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है जिसका नाम है बच्चों साइक्लिन। मतलब जब तक साइक्लिन नहीं बनता, जब तक साइक्लिन नहीं बनता, जब तक साइक्लिन का कंटेंट ऐड नहीं होता, तब तक सेल डिवाइड नहीं होगा, या तो सेल आगे की स्टेप्स नहीं लेगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल है। मैं इसको अलग अलग वे से आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सेल डिवीजन को बाद में देखेंगे, अभी पहले इसे ही समझते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सेल को डिसीजन लेने के लिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का एक्टिवेट होना जरूरी है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का एक्टिवेट होना जरूरी है। तो क्या किसी भी सेल में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है? हाँ होता है बेटा, होता है। G2 है तब भी होगा, G1 है तब भी होगा, G0 है तब भी होगा, बट उसके होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन होना चाहिए? सर साइक्लिन होना चाहिए। अच्छा, ये फंडा थोड़ा और क्लियर करो ना। करता हूं फिर से, एक और टाइप, एक और वे से हम समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे सेल साइकिल का ये डायग्राम हमने बनाया बच्चों, बड़ा ही ध्यान से देखो। ये है एम फेज, ये है G1 फेज, SG2। फॉरगेट अबाउट द G0, बाद में देखते हैं उसको। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखो ना। बेटा यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक चेक पॉइंट है। क्या चेक पॉइंट है? इस चेक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। जब भी सेल इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो डायरेक्टली बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, तब मैं कहता हूं
कि सेल पहले जीवन स्टेज में था, नहीं तो जब तक बेटा अगर ये सेल जिंदगी भर कभी है ना जी एस फेज में नहीं जाएगा, तब तक मैं बोलूंगा कि वो जी नॉट स्टेज में है। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? बेटा जीवन और जी नॉट कोई अलग अलग चीज नहीं है, वही चीज है। ठीक है, मैंने बोला कि अगर इसकी सगाई हुई तो मैं बोलूंगा कि पहले ये ब्रह्मचारी था, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट कि हम कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं। अगर वो एस फेज में आया तब बोलता हूँ कि उसके पहले क्या था सर, वो जीवन फेज था। बट अगर वो कभी जिंदगी भर एस फेज में नहीं आएगा तब भी उसको मैं क्या बोलता हूँ, जी नॉट स्टेज। इसका मतलब जी नॉट स्टेज का सेल कभी भी जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करता। क्लियर है क्या बेटा? है ना, इस Yes, sir. लिमिट को वो कभी क्रॉस नहीं करता। ठीक है, जिस सेल ने जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस किया तो मैं बोलूंगा उसके बाद वो एस फेज में, और उसके पहले जीवन था। यस हेलो, वैसा ही चेक पॉइंट बच्चों बहुत सारे हैं, बट हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपके लेवल पे जो ज्यादा हो जाता है अति हो जाता है। तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट को हम लोग बोलते बेटा G2M चेक पॉइंट। जब तक बेटा ये G2M चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हो जाता तब तक सेल डिवीजन शुरू नहीं होगा, सेल का डिवीजन शुरू नहीं होगा। जब तक जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस नहीं हो जाता तब तक डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? Yes, sir. अब ये चेक पॉइंट क्या होता है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यार ऐसे स्टेजेस को क्रॉस करने के लिए। दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी, दे नीड प्रॉपर, है ना। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो मुद्दा बहुत अभी शांति से समझना कि मैंने ये कहा कि साइटोप्लाज्म में सीडीके होता है, हाँ है, अभी भी है। तो जैसे ही जो सेल डिवीजन करना चाहता है उसके अंदर एक जीवन साइक्लिन नाम का कंपोनेंट बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा? जीवन साइक्लिन नाम का कंपोनेंट बनना शुरू हो जाता है। एज ए जीवन साइक्लिन जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जीवन एस चेक पॉइंट के बारे में बात करते बच्चों। ठीक है ना, सीडीके ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, नाउ जीवन साइक्लिन सिंथेसिस स्टार्ट्स। ठीक है, जैसे बेटा जीवन साइक्लिन सिंथेसिस, अब ये मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो इसका नाम है बेटा सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। जब बेटा साइक्लिन का अमाउंट बढ़ेगा, जब भी साइक्लिन का अमाउंट बढ़ेगा, देखो साइक्लिन आएगा तो ये साइक्लिन का साइट है बराबर बेटा, यहाँ पे जीवन साइक्लिन अटैच हो जाता है। और जैसे ही जीवन साइक्लिन यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे दूसरे साइड पे एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव जीवन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ये बनेगा बेटा, ये बहुत सारे बनेंगे, मतलब उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी और यहाँ पे ये जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस हो जाएगा और तुरंत बेटा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा इन दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। हेलो, मतलब जब तक एक्टिव जीवन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते तब तक जीवन एस चेक पॉइंट क्रॉस नहीं होता। क्या क्लियर है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. ठीक है, फिर से एक बार, सीडीके पहले से है क्या? है सर, पहले से सीडीके है। तो सीडीके काम कर रहा है क्या? नहीं सर, सीडीके इनएक्टिव है। अच्छा ठीक है, फिर वो काम कब करेगा? सर अगर जीवन साइक्लिन बनेगा ना तो सीडीके काम करेगा। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे जो जीन है वो सीडीके के लिए रिक्वायर्ड जीवन साइक्लिन बनाना शुरू करते हैं। एज द जीवन साइक्लिन स्टार्ट्स मेकिंग, बहुत ज्यादा जीवन साइक्लिन बन जाता है
तो ये जीवन साइक्लिन जा करके जितने भी सीडी के हैं बेटा उनके उस साइक्लिन के साइट के ऊपर जाके अटैच होते हैं। जैसे ही अटैच होते हैं ये अपना काइनेज एक्टिविटी करता है और एक हाई एनर्जी फॉस्फेट भी ले लेता है और यहाँ पे बन जाता है एक्टिव जीवन साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जब है ना इतने सारे बन जाते हैं और एक एक बेटा डीफॉस्फोराइलेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी मिलती चली जाती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता चला जाता है। अल्टीमेटली एक समय आता है जब जीवन साइक्लिन सीडीके डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट तब तक क्या हो जाता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन फिनिश हो जाता है, डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती है, मतलब 2C से 4C हो जाता है। बात क्लियर है क्या? हेलो, बात क्लियर है? Yes, sir. नाउ ठीक है, द एंडिंग ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन विल ट्रिगर अनदर पॉइंट। यहाँ पे कुछ और ही होगा। यहाँ पे अभी हमें G2M चेक पॉइंट के बारे में सोचना है। G2M जो एंजाइम, ठीक है, तो एम चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसे हम लोग कहते हैं सीडीके कॉम्प्लेक्स। अरे सर वही है, बट ये वाला सीडीके थोड़ा अलग है। इसका डायग्राम में बना देता हूँ, ये देखो ऐसा है। इसको जो चाहिए वो चाहिए बेटा एम साइक्लिन। ये अलग प्रकार का साइक्लिन है, ये अलग प्रकार का सीडीके है। ठीक है, इस सीडीके की खासियत है जैसे एम साइक्लिन का अमाउंट बढ़ेगा ना तो एम साइक्लिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो यहाँ एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा एम साइक्लिन सीडीके एक्टिव कॉम्प्लेक्स। इसी को बच्चों हम लोग है ना माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलते हैं। मतलब आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे एम साइक्लिन बनना शुरू हुआ और यहाँ पे बेटा जाते जाते बहुत सारे माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है यहाँ पे पहला डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं बेटा, उसके पास है ना 2 फॉस्फेट है, आपको दिखाया मैंने, 2 फॉस्फेट जोड़ दिया, उसके पास हाई एनर्जी है। देखो ये एक फॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट है, तो ये पहला फॉस्फेट ये उड़ाना शुरू करता है, उसकी एनर्जी रिलीज करता है। इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि बेटा जो सेल है ना वो तुरंत बेटा अपना एम प्रोफेज शुरू कर देगा, न्यूक्लियस डिसअपियर करा देगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू कर देगा। मतलब माइटोसिस के लिए जो कुछ भी स्टेजेस है उसको बेटा आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। इस तरह से बेटा पहला डीफॉस्फोराइलेशन जो है माइटोसिस को शुरू कर देता है। बट बीच में एक स्टेज आती है, उस स्टेज को हम लोग बोलते बच्चों एनाफेज। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाफेज। ठीक है, और एनाफेज ऐसे ही प्रमोट नहीं होता, क्योंकि एनाफेज के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एनाफेज में एक्चुअली सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, डायाड से मोनैड बनता है, जो डायाड बने हैं उनका मोनैड बनता है, जो डायाड बने उनका मोनैड बेटा आपको एनाफेज में देखने को मिलता है। एंड सो दैट यहाँ पे बनता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस एपीसी। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेकेंड डीफॉस्फोराइलेशन से आती है। मतलब इस मॉलिक्यूल से बेटा ये दूसरा जो फॉस्फेट निकलना शुरू हो जाता है, तब जाकर के बेटा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है और तभी सेल एनाफेज को क्रॉस करता है। मतलब डायाड को तोड़ तोड़ करके मोनैड बनाता है, डायाड को तोड़ तोड़ करके मोनैड बनाता है और साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एनर्जी, मॉलिक्यूल, जीन्स, ये सब बेटा एक साथ रोल प्ले करते हैं। आपके लेवल पे मैं आपको सिर्फ 3 चेक पॉइंट पूछना चाहूंगा।
3 चेक पॉइंट, सिर्फ नाम बता दो धीरे धीरे एकदम, मतलब आपको कोई बहुत साइंटिस्ट नहीं हो, जरूरी नहीं कि एक ही चीज में समझ में आई, ये जरूरी नहीं है ना, सिंपल लेवल पे। चलो बताओ 3 चेक पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला चेक पॉइंट कौन सा है? ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट कौन सा है? तीसरा चेक पॉइंट कौन सा है? क्लियर है? सो देयर आर 3 चेक पॉइंट। पहला चेक पॉइंट कौन सा है बेटा? G1S चेक पॉइंट। पहला चेक पॉइंट कौन सा है? G1S चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट कौन सा है? G2M चेक पॉइंट। और तीसरा चेक पॉइंट कौन सा है बेटा? APC वाला, एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, हेलो, यस एवरीवन, इतना Yes, तो sir. आ गया, इतना तो आ गया, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो और एक क्वेश्चन। ठीक है, 3 चेक पॉइंट तुमको समझ में आया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे G1S चेक पॉइंट क्रॉस कराना है तो क्या चाहिए? तो आंसर है सर G1 साइक्लिन होना चाहिए। बराबर, इजी है ना, यही है ना, बराबर। अच्छा, G2M चेक पॉइंट क्रॉस होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सर M साइक्लिन होना चाहिए। M साइक्लिन क्या कराएगा? सर वो MPF बनवाएगा। MPF क्या होता है? माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। तो तीसरा चेक पॉइंट क्या होता है? सर वो होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वाला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चेक पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर इस चेक पॉइंट से आयाड से मोनैड बनेगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है बच्चों? बेटा ये क्लियर है Yes, क्या? sir. ठीक है बेटा, ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वेरी वेरी सिंपल थिंग। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी सेल G0 स्टेज में है, इसका क्या मतलब है? कोई भी सेल G0 स्टेज में है, इसका क्या मतलब है? Not dividing. ये इसमें क्या 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 बोला बेटा? G0 स्टेज में मतलब क्या है? Not dividing. नॉट डिवाइडिंग, Inactive. वो ठीक है, नॉट डिवाइडिंग। बट वो क्यों नॉट डिवाइडिंग है? क्योंकि उसमें Specialization. इसमें G1S चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया। क्या नहीं किया? G1S चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया, इसीलिए। ठीक है, G1S चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया, इसीलिए क्या बेटा? सो दैट इट इज ए, ये क्या होता है बताओ? G1S चेक पॉइंट अगर क्रॉस नहीं किया है, क्यों नहीं किया? क्योंकि सर इसमें G1 साइक्लिन बना ही नहीं है। हेलो, इजंट इट क्लियर? ठीक है, किसी Yes, भी, sir. इसको उल्टे ढंग से पूछता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये, क्योंकि ये जब भी आप नीट का पेपर दोगे ना, तो कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो उनमें से ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग वे से देखेंगे। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो मैंने आपसे ये पूछा, प्यारे बच्चों, सिंपल है, हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक सेल G0 में है, वो G1 में एंटर कर गया, इसका मतलब उसने क्या बनाया बताओ? क्या बनाया? G1 cyclin. हाँ, वेरी गुड, उसने क्या बनाया? G1 साइक्लिन बनाया, तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा पूछ लेता हूँ फिर से, देखो बड़ा सिंपल है। एक सेल सिर्फ G0 स्टेज में ही है, वो जा ही नहीं रहा G1 स्टेज में, तो उसमें क्या नहीं बन रहा है? G1 cyclin. बिल्कुल बेटा, तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ही, आपके एकदम सुपर पावर मेमोरी है ना, आप बहुत ब्रिलियंट हो, बिलीव इट, और बिल्कुल हो ही। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल पॉइंट्स को समझने में आपको तकलीफ ही नहीं होती। नॉर्मल पॉइंट क्या है कि एक सेल डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि उसके पास G1 साइक्लिन नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके जीन्स G1 साइक्लिन नहीं बना रहे। इतना तो क्लियर होता है ना, इतना तो क्लियर Yes, sir. कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ऑब्वियस है ना, सिंपल है। नॉर्मल लेवल पे एक बंदा अमेरिका नहीं जा पा रहा, इंडिया में ही रह रहा है, क्यों रह रहा है?
एक तो वो जाना नहीं चाहता, दूसरा या तो उसको जाना है बट उसको वीजा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, या परमिशन ही नहीं मिल रही वहां जाने की, इसीलिए तो उसके पास कुछ तो ऐसी चीज है, मजबूरी है, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक गया है, स्टक हो गया है। तो जी नॉट स्टेज में यही है। जी नॉट स्टेज से वो जीवन में जा ही नहीं रहा। जीवन तभी मैं बोलूंगा जब उसमें जीवन साइक्लिंग बनना शुरू हो जाए। हेलो, इजंट इट? एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, अब मैं आप सबको एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि ये सेल है, अभी ऐसा क्वेश्चन पहले नीट में आ चुका है, बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, आपके जैसा एकदम प्यारा सा। देखो कैसा क्वेश्चन है। एक सेल है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब इसने अभी तक कौन सा चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा। एक सेल G1S वाला। एक सेल है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू है, वो डायग्राम के साथ पूछता हूँ ना। देखो एक सेल, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन शुरू है, तो उसने अभी तो कौन सा चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया? G2M. G2M। ये देखो, ये बात होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, अभी इसको उसने क्रॉस कर दिया है, तभी तो वो एस फेज में पहुंच गया, नहीं तो कैसे करेगा? हेलो, Yes sir। हाँ, तो यही तो समझना है हमें। क्या है, हम लोग ख्याली पुलाव नहीं पकाने, हमें ये देखना है कि वो एग्जामिनर हमें क्या पूछेगा। नाउ फिर से इसी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल लेवल पे सबको पूछता हूँ, आप तो सब लोग आप जवाब दे पाओगे। सिंपली मुझे एक बात बताओ, एक सेल है, वो सेल में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू है, इसका मतलब उसने कौन सा चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया है? बताओ। G1S. G1S। बस, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है ये, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, इट्स टू इजी, है ना, है कि नहीं? इट्स टू मच इजी थिंग, बहुत ही आसान है। आर यू क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बड़े ही ध्यान से। अब सब बच्चे आराम आराम से देखो। देखो, ये है वो सेल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे बेटा सेंटर में हम लोगों ने ऐसे डॉट बना करके इसको बोल दिया ये है एम फेज, दिस इज अ एम फेज, ठीक है बच्चों। ये है G1 स्टेज, ये है S स्टेज, ये है G2 स्टेज, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अवेलेबल है CDK। धीरे धीरे G1 साइक्लिन बनना शुरू हुआ, और G1 साइक्लिन जैसे ही बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हुआ तो यहाँ बना G1 साइक्लिन CDK एक्टिव कॉम्प्लेक्स। और जैसे ये बेटा G1 साइक्लिन 8 है ना, CDK एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बने, वैसे ये क्या करेगा बताओ? ये क्रॉस कर देगा G1S चेक पॉइंट को क्रॉस करेगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes है ना? sir। धीरे धीरे बेटा ये यूज होना शुरू हो जाएंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तो स्लोली बेटा एस फेज आ जाएगा, एस फेज खत्म हो जाएगा। एस फेज खत्म होते ही फिर से यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे एम साइक्लिन। एम साइक्लिन का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हमें मिलेंगे माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर्स मिलेंगे, बन जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। अब ये जितने भी माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर जितने भी बनेंगे, ये सारे माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर क्या करेंगे? ठीक है, पहला फॉस्फोराइलेशन होगा तो इट विल क्रॉस दैट चेक पॉइंट। वो कौन सा चेक पॉइंट है बेटा? G2M चेक पॉइंट, बराबर है ना। एज they cross this G2M check point, जैसे बेटा G2M check point क्रॉस हो जाएगा, as it will है ना लॉस, है ना, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में आते ही यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देख लो, और एक फॉस्फोराइलेशन की वजह से यहाँ पे हाई एनर्जी जनरेट होगी,
डायड से मोनैड बनेंगे, और डायड से मोनैड बनेंगे तो कंप्लीटली बेटा है ना एक साइटोकाइनेसिस आगे हो जाएगा और एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। आर यू श्योर? आर यू क्लियर? इज देयर Yes, एनी sir. Yes, confusion? sir. Can you give the answer in the examination? Are you able to? Hello? Yes, So sir. first phosphorylation कहाँ होता है? क्या? First phosphorylation कहाँ होता है? फॉस्फोराइलेशन है बेटा, डीफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फेट तो उसको अटैच हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन। पहला डीफॉस्फोराइलेशन होगा, हाई एनर्जी रिलीज होगी, तो बेटा ये चेक पॉइंट क्रॉस होगा। Yes, ठीक है, sir. यस एवरीवन, है ना? ये है बेटा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है ना? अब मैंने ये बार बार आपको ये बोला कि यार ये क्या चीज है। देखो मैं आपको थोड़ा ध्यान से अब सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है कि जब आप इंटरफेस के डीएनए को कंडेंस करोगे बिना रेप्लिकेशन के, तो आपको सिर्फ मोनैड मिलेगा। मोनैड क्या है? मोनैड में कितने क्रोमैटिड होते हैं? सर इट हैज 1 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर। यस सर नो? इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? Monad. मोनैड, इसे कहते हैं हम लोग मोनैड। मोनैड में क्या होता है? 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड, 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड इज द मोनैड। अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा मेरे बच्चों, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा इट विल बिकम डायड। डायड, ये देखो डायड में हमें वही चीज मिल रही है, वही चीज है, बट हमें देखने को मिलता है बच्चों यहाँ पे डायड जिसको हम लोग कह रहे हैं उसमें 2 क्रोमैटिड है, ये और ये। इनको हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। कितने सेंट्रोमियर है? 1 सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायड, इसे बोलते हैं डायड। 2 क्रोमैटिड 1 सेंट्रोमियर, डायड। नाउ एनाफेज में होता क्या है? देखो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ सी वेरी केयरफुली। यहाँ देखो ये है डायड, 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 ये देखो। ठीक है, ये है तुम्हारा ये क्रोमैटिड है। नाउ बच्चों ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर पे यहाँ पे है ना कुछ इस तरह से प्रोटीन्स लग जाते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटोकोर। ठीक है, और ये जो काइनेटोकोर होते हैं इनको यहाँ पे धागे अटैच कर देते हैं ट्यूबुलिन के। ट्यूबुलिन के बेटा थ्रेड्स अटैच हो जाते हैं और ये थ्रेड कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये होता है मेटाफेज। ये कब होता है? मेटाफेज में। ठीक है, अब देखो एक सेंट्रोमियर है, उसके आजू बाजू में 2 क्लिप लगाए हैं और वो क्लिप्स को बेटा 2 धागे लगाए खींचने के लिए। ठीक है, जैसे ही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, यहाँ पे वो बिजली डाल देता है ना, बोलता है खींचो रे दोनों तरफ से, ऐसा ये ऑर्डर देता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मैं तुमको हाई एनर्जी देता हूँ, लो आई एम प्रोमोटिंग द हाईएस्ट एनर्जी, ले लो मेरे तरफ से एनर्जी, बट दोनों को खींच के अलग करो। ठीक है, तो फिर बेटा यहाँ पे वही चमत्कार होता है। एनाफेज में ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि अगर आपको माइटोसिस मियोसिस सही ढंग से समझना है तो आपका फोकस हमेशा एनाफेज की तरफ होना चाहिए। हेलो, यहाँ पे होगा क्या पता है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा मोटिवेट करता है ये दोनों इधर वालों को इधर वाले को, भाई तो इधर खींच तो इधर खींच, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों? विल गेट द रिजल्ट दिस वन, ब्रेकअप। ठीक है, हर एक का यही अंजाम है बेटा, ब्रेकअप। हेलो, तो दिस वे क्लियर है बेटा? ब्रेकअप। ठीक है, इसके काइनेटोकोर अभी भी अटैच्ड है, देखो यहाँ पे काइनेटोकोर है,
यहाँ पे काइनेटोकोर है, यहाँ पे ये खींच रहा है, इट इज पुलिंग, इधर इसको ये खींच रहा है, और यहाँ पे बीच में धकेलने वाले भी ट्यूबुलिन लग जाते हैं, बीच में वो भी आ जाते हैं, दूर दूर धक्का मारते हैं। तो एक पोल की तरफ ये खींचता है, दूसरे पोल की तरफ ये खींचता है। अब एक चीज आप देखो, डायड से फिर मोनेड बन गए, क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर विल स्प्लिट इन द एनाफेज। और ये किसने करवाया रे? हु डिड दिस? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। हेलो, किसने करवाया ये? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कराया? डायड को मोनेड में ब्रेक कराया। खींच कौन रहा है? ट्यूबुलिन, स्पिंडल फाइबर्स। कहां पे अटैच्ड है? काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर कहां पे अटैच्ड है? सेंट्रोमियर पे। अरे क्या बात है भाई, गजब ही कार्यक्रम। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. मोनेड से डायड बना, डायड से फिर मोनेड। क्यों? क्योंकि यार दोनों सेल में वैसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों सेल में सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इजंट इट? हेलो, बहुत सिंपल है यार, इट्स टू मच सिंपल, है ना? तो बेटा कार्यक्रम समझ लो सादी भाषा में। नंबर 1, G1 एस चेक पॉइंट क्रॉस होगा तो ही डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। नंबर 2, G2 M चेक पॉइंट क्रॉस होगा तो ही बेटा प्रोपेज में एंट्री मारेगा। नंबर 3, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का चेक पॉइंट क्रॉस होगा तो ही बेटा डायड से मोनेड बनेंगे, तो ही सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, तो ही एनाफेज आगे बढ़ेगा, टेलोफेज आएगा और साइटोकाइनेसिस होगा, तो अब जाकर के पूरा सेल डिवीजन होता है। अगर कोई सेल G0 स्टेज में है, इसका मतलब वो G1 एस चेक पॉइंट को कभी क्रॉस नहीं करता, उसमें G1 एस साइक्लिन्स कभी नहीं बनते। इज इट क्लियर? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया है, गजब ही कार्यक्रम है। कुछ सेल्स पागलों जैसे जीवन साइक्लिन बनाते हैं, पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है उनके जीन का, ठीक है? तब उस जीन को हम लोग ऑन्कोजीन कहते हैं। कोई वायरस की वजह से होता है, किसी केमिकल की वजह से होता है, किसी रेडिएशन की वजह से होता है, सेल पागल हो जाता है, उसका ये जीन पागल हो जाता है, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो बेइंतहा जीवन साइक्लिन बनाता है और सेल कभी डिवीजन रोकता नहीं, फटाफट डिवाइड होता है, अननेसेसरी डिवाइड होता है और बना देता है कैंसर, ट्यूमर। इसलिए ऑन्कोजिन इज अ ट्यूमर कॉजिंग जीन। हेलो, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या टैलेंट है तुम लोगों में, खतरनाक टैलेंट है भाई, गजब की है ना, होशियार हो तुम लोग। ऑन्कोजिन। सर, हमारे सेल में हर बार ट्यूमर क्यों नहीं बनता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि सेल कभी भी डिवाइड करे ना? हमारे अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन एक होता है, यही अगर काम करना बंद कर दे तो वो खुद ही ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब यही कंट्रोल करेगा कि कहाँ पे कितना जीवन साइक्लिन बनना चाहिए। आपको जेनेटिक लेवल पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं यार, सॉरी माफ करना, ज्यादा हो गया तो। प्यारे बच्चों, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे डीएनए में है, एंड दिस ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा? कभी भी ट्यूमर बनने नहीं देता, बट अगर एक्सरेज, आपने कुछ तो भी अलग ही केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए, कुछ एलर्जी हो गई, किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, बहुत सारे वेज है जिससे कैंसर इंड्यूस हो सकता है, जिससे ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ वेज, ठीक है? बट जब भी ऐसा होगा तो ये जो तुम्हारा जीवन साइक्लिन है, ये G0 स्टेज में रहने वाले सेल जिनको डिवाइड कभी होना ही नहीं है, वो भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं मजे मजे में, एंड देन इट विल कॉज द प्रॉब्लम। हेलो, आर यू श्योर? Yes, sir. ठीक है, तो ये है बेटा कहानी, कंट्रोल, है ना, रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल।
तो इसी चीज को यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देखो अभी तो इतना रिसर्च हो चुका है बेटा इस चीज के ऊपर, सीडी केस के ऊपर, ये वो, तो मैंने जो कुछ भी बताया वो एक्चुअली बेमानी है, आपके लिए समझने लायक है, आपके लेवल पे है, ठीक है। बियॉन्ड उसके बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारे प्रकार के सीडी केस होते हैं, बहुत सारे प्रकार के साइक्लिन्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, दैट आर इवन मोर कंफ्यूजिंग। We cannot. Our cytotoxic T cells can kill. मैं आपको बता देता हूँ, कैंसर बनाने वाले सेल, कैंसरिंग सेल हमारे बॉडी में रोज ही बनते हैं, बट हमारे जो WBCs है वो बहुत होशियार है यार, ठीक है, तो बराबर उनको ढूंढ लेते हैं और उनको फिर किल करते हैं। बट अगर इन्होंने जो कैंसर कॉजिंग सेल अपने आप को मास्क कर पाए, अगर वो बच जाते हैं तो ही आगे चल करके ट्यूमर डेवलप होता है या कैंसर होता है, ठीक है। हेलो, तो बहुत कुछ है यार, Yes, sir. मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग क्लासरूम्स में जो भी बोलते हैं बहुत बेसिक लेवल पे होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अपवाद, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे अलग केमिकल्स को हम बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं। इवन जब मैंने ये प्रोसेस तुम लोगों को बताने के लिए मैंने इसका एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन, और जो एग्जाम में आता है, जो क्वेश्चन आता है उतना ही बताया, हेलो, है ना। बट ये इतना ही नहीं है, इट्स टू मच बियॉन्ड दैट, ठीक है। सो एनीवे वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट आल्सो। तो अब हमें ऑब्वियसली बच्चों हमें समझना है अबाउट ऑल द प्रोसेसेस, मतलब माइटोसिस, मियोसिस एंड ऑल। मैं आपसे एक और बार पूछना चाहूंगा, क्या आपको सेल साइकिल का रेगुलेशन क्लियर है? G1 साइक्लिन, M साइक्लिन, ओके, Yes, G1 sir. Yes, M चेक sir. पॉइंट, ये क्लियर है? Yes, क्या sir. सबको, किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, बढ़िया है, मुझे क्या है, ठीक है। वैसे भी अगर आपको कंफ्यूजन है थोड़ा बाद में पढ़ लेना, अगर कंफ्यूज होता है तो फिर एक बार पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यू कैन आस्क मेनी टाइम्स, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब आज के आज ही होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा इंटेंशन यही है कि एग्जामिनेशन में जब भी आपको इसका क्वेश्चन आए आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि ये ऐसा बराबर बताया है सर ने, इसका ये आंसर है ना। ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आई होप, है ना, इसको हम समझते हैं ना। अभी देखो यार, सेल डिवीजन का मतलब, ठीक है, अभी सेल डिवीजन का मतलब ओनली सिर्फ जो आप लोग सोच रहे हो माइटोसिस होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसके बहुत सारे वेज है। अभी क्या क्या वेज है अभी इनको हम लोग समझते हैं, है ना, बहुत सारे वेज है। नाउ चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ऑफ करता हूँ 1 मिनट के लिए।
ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ये डायग्राम है जो अभी मैंने आपको बताया था, है ना। सीडी के टीएसजी का क्या मतलब है मैंने बताया, ट्यूमर सप्रेसर जीन। आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो यहाँ पे बेटा वो चेक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी देम। G1 एस चेक पॉइंट आपको दिखाई देता है ना। प्रोटीन, ये सारा जो है ना पूरा एकदम यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है। तो डिग्रेडेशन एंड ऑल थिंग्स आर देयर, सारे वही पॉइंट है। सीडी के हमेशा होगा, सीडी के नहीं रहता है ऐसा नहीं है, डी के ऑलवेज विल बी देयर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है, ये फास्फोराइलेशन कराता है। साइक्लिन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, एम टाइप का, एस साइक्लिन, G1 साइक्लिन, G2 साइक्लिन, ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। ये चेक पॉइंट, पहले चेक पॉइंट G1 एस चेक पॉइंट में इस तरह से बेटा एक्टिव G1 एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरा चेक पॉइंट यहाँ पे G2 चेक पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर डेवलप होता है ना। ये सब चीज हम लोगों ने देखी ना। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी मैंने बताया, ये एक एंजाइम है, इसका एक्चुअली डिस्ट्रक्टिंग एंजाइम है ना। ये क्या करता है, डाइजेस्ट ऑल प्रोटीन्स ऑफ द डायड, डायड के प्रोटीन्स डाइजेस्ट करके उनको एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेल डिवीजन की तरफ। तो यहाँ पे ये छोटा सा नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 1। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब भी सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में माइटोसिस आता है या तो बहुत ज्यादा मियोसिस आ जाता है, बट there are many other ways by which the cell divide, ना, कुछ और भी तरीके। देखो, जब भी हम टिपिकल माइटोसिस के बारे में, इसको बड़ा ध्यान से समझना, जब भी हम लोग टिपिकल माइटोसिस के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या मानते हैं कि देखो पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चाहिए, स्पिंडल बनना चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स बनने चाहिए, ये सब कुछ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 2 बराबर इक्वल डॉटर सेल्स बनने चाहिए, ये सब कुछ माइटोसिस में होता है, टिपिकल माइटोसिस में। बट अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा तो फिर बच्चों उसे मैं माइटोसिस नहीं मानता, उसे मैं क्या मानता हूँ, ए माइटोसिस। ये जो फंडा दिख रहा है आपको, ये आप लिख सकते हो अभी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ए माइटोसिस, सेल डिवीजन का ए माइटोसिस। यू कैन राइट डाउन राइट नाउ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो नंबर 1 ए माइटोसिस में, जैसे बैक्टीरिया का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। अभी बाइनरी फिजन माइटोसिस है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सर बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ही तो नहीं होता, तो कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होता, तो उसे हम माइटोसिस नहीं कह सकते। सिंपल जो बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अभी यही चीज इवन लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, कौन कौन से, जैसे कि ईस्ट, फंजाई, है ना, अमीबा, ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में भी आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यही टाइप का डिवीजन। बट उनमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, ईस्ट में, फंजाई में, है ना, इनमें भी अमाइटोसिस देखने को मिलता है ना। देखो यहाँ पे एक फंडा लिखा हुआ है, अनइक्वल डिवीजन। क्या मतलब है, जब भी आप ईस्ट में बडिंग पढ़ते हो ना, बडिंग, बडिंग क्या होता है, उसमें आपको एक सेल देखने को मिलता है, एक को हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं, दूसरे को हम बर्ड कहते हैं, बराबर है, ऐसा कहते हैं। अब यार यहाँ पे जब भी पेरेंट सेल जिसको बोलते हो ना, वो सेल बड़ा होता है, और जो बर्ड बनता है वो छोटा बनता है। तो यार ये इक्वल डिवीजन नहीं है, इसीलिए इसको मैं माइटोसिस कभी नहीं कहूंगा, इसे मैं मियोसिस भी नहीं कहता, इसे मैं ए माइटोसिस ही कहता हूँ। क्यों, क्योंकि बोथ द डॉटर सेल्स, जो भी 2 डॉटर सेल बने हैं ना, बोथ द डॉटर सेल्स है ना, जो भी बने वो अनइक्वल साइज के बनते हैं, एक बड़ा रह जाता है, एक छोटा, इसलिए मैं इसे माइटोसिस नहीं कह पाता। बैक्टीरिया में मैं क्यों माइटोसिस नहीं कहता उसको, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। अच्छा,
अगर स्पिंडल फॉर्मेशन ही नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, तो उसको मैं माइटोसिस नहीं कहता। अब ये कब होता है, लेट्स सी दिस एग्जांपल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर आप अमीबा का यहाँ पे डायग्राम देखो, आप पहला डायग्राम देखो, उसमें न्यूक्लियस है। दूसरा डायग्राम देखो, उसमें न्यूक्लियस इलांगेट हुआ। तीसरा डायग्राम देखो, उसमें न्यूक्लियस का है ना क्लीवेज हो रहा है। चौथा डायग्राम देखो, 2 न्यूक्लियस बन गए। पांचवा डायग्राम देखो, 2 डॉटर सेल बन गए। तो आपको ये चीज दिखाई दे रही है बच्चों कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर हुआ ही नहीं, और इसीलिए कभी स्पिंडल बना ही नहीं। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता, स्पिंडल नहीं बनता, तो ऐसे डिवीजन को बच्चों मैं माइटोसिस नहीं, क्या कहता हूं, इसे मैं एमाइटोसिस कहता हूं। क्लियर है क्या? है ना? Yes, sir. ये नाउ यहाँ पे आप देखो, आपने बेटा फंजाई के बारे में पढ़ा, खास करके फाइकोमाइसिटस। फाइकोमाइसिटस का जो माइसेलियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। करेक्ट है? माइसेलियम कैसा है बेटा? एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। अब यार कमाल की हो गई बात, ये तो माइसेलियम असेप्टेड है, सिनोसाइटिक है। करेक्ट? अगर माइसेलियम असेप्टेड है, सिनोसाइटिक है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक सेल तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उससे 2 बने, उसका डिसअपियर, ऐसा कुछ होता ही नहीं। बस न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं और वो सेल इलॉन्गेट होता रहता है। तो इसको मैं किसी भी मायने में माइटोसिस नहीं कह सकता। ठीक है, इसको मैं एमाइटोसिस कहता हूँ। इवन बुचेरिया नाम का एल्गी है, वो भी बेटा सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब क्या है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल, बराबर। उसमें भी यही होता है बच्चों, है ना? आपने प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, स्लाइम मोल्ड उसमें पढ़ा होगा, तो स्लाइम मोल्ड भी तो वही होता है बेटा, प्लाज्मोडियम कंडीशन होती है, सिनोसाइटिक होता है। तो उनमें जो होता है बस न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट एकदम मजेदार बात है, ये डायटम। डायटम जानते हो? डायटम आपने कभी Yes, सोचा है sir. उसका डायटम का कैसे डिवीजन होता होगा भाई? क्योंकि वो ऐसा अजीब सा सेल है जिसमें एक्चुअली 2 हाफ सेल जुड़े हुए हैं और बीच में एक न्यूक्लियस है। तो अगर आप देखोगे ना, मतलब डायटम के केस में उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 2 ऐसे सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बराबर। Yes, ऊपर sir. वाला जो कवर होता है उसको एपिथिका कहते हैं, और नीचे वाला होता है उसे हम लोग हाइपोथिका कहते हैं। ठीक है, एपिथिका, हाइपोथिका। अभी इसको डिवाइड करना है तो ये कैसे करता है? नंबर 1 यहाँ पे देखो, पहले तो न्यूक्लियस का शुरू हो जाता है बाइफर्केशन, बट मेन मजेदार बात होती है कि ये जो दोनों है ना, ये देखो, ये बड़ा वाला इसको बोला कि ये 10 यूनिट बड़ा है और छोटे वाले का डायमेंशन 9 यूनिट है। पहले वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, 10 यूनिट 9 यूनिट विल बी सेपरेटेड। सबसे मजेदार बात ये होती है कि 10 यूनिट वाले के अंदर 9 यूनिट वाला बनता है, उसका न्यूक्लियस उसको मिल जाता है, ये तो वैसे के वैसा रहा। बट यहाँ पे आप देखो, जो 9 यूनिट वाला है उससे भी छोटा हाइपोथिका बनता है और यहाँ पे न्यूक्लियस आता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। अब आगे वो यहाँ पे रुकते नहीं, फिर एक बार डिवीजन करेगा। वो कैसे डिवीजन करेगा? सेपरेट हो जाएगा। 9 यूनिट वाले के अंदर 8 यूनिट वाला बनेगा, 8 यूनिट वाले के अंदर बेटा 7 यूनिट वाला बनेगा। अब यार आप सोचो, न्यूक्लियस का साइज तो कम नहीं हो रहा, बट सेल का साइज धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। अगर ऐसे तो ये सेल मर जाएगा, ऐसे तो ये सेल मर जाएगा, बचेगा नहीं, ये नहीं बच पाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, है ना, जैसे इनकी लिमिट आ जाती है ना, जैसे लिमिट पे आ गए कि भाई इसके आगे तो यार डिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये तुरंत बेटा ये न्यूक्लियस को डिवाइड करके, है ना, ऐसे सेक्सुअल स्पोर्स बना लेते हैं जिनको हम ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। फिर ये ऑक्सोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के फिर से एक नॉर्मल जो पहले वाला साइज का जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे 4 बना लेते हैं वो, एंड सो दैट फिर से बेटा वो बच जाते हैं। तो इसको हम लोग डायनोमाइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है, ऐसा किसी के पास होता नहीं है कार्यक्रम, यही करते बस, इनके पास ही ऐसा कार्यक्रम। तो दिस इज कॉल्ड एज ए डायनोमाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको? डायनोमाइटोसिस। बट ये तो है ही एमाइटोसिस, माइटोसिस है नहीं बेटा ये।
है क्या? नो सर। ओके, क्योंकि अरे फिर भी देख रहे हो यहाँ पे अनइक्वल सेल बन रहे हैं, है ना? देखो एक और है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या होता है? जैसे हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में एंजियोस्पर्म्स में पढ़ते हैं। अभी एम्ब्रियो सैक में होता क्या है? एम्ब्रियो सैक में आपको मिलते हैं 3 एंटीपोडल्स, बराबर है, 3 बेटा, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड, 2 पोलर। ये सब कैसे बनता है? तो पहले एक न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन जाए। सेल डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इसी के अंदर बेटा 4 न्यूक्लियस बन गए, मतलब उसी सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है। और फिर क्या हुआ? फिर बेटा 8 न्यूक्लियस बने, और फिर 8 न्यूक्लियस फिर अरेंज होते हैं, और इसी बड़े के सेल के अंदर बेटा 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, 3 जो है एग एपरेटस वाले सेल बन जाएंगे, इस तरह से। इसीलिए उसके अंदर अंदर एक बड़े सेल के अंदर ऐसा इस तरह से डिवीजन होता रहता है। इसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। तो ये भी बेटा किसी भी मायने में ट्रू सेंस का माइटोसिस है नहीं, ये भी एक प्रकार का ए माइटोसिस है, समझ रहे हो? अभी देखो ये एक है, ये एक्चुअली माइटोसिस पे, इसको अमाइटोसिस एक्चुअली नहीं कहते, ये जो है इसको। अभी यहाँ पे आते क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? ठीक है, क्लीवेज क्या है? सिनोबियम। सिनोबियम अलग केस है। सिनोबियम भी बिल्कुल अमाइटोसिस की तरह ही होता है, बट उसमें इक्वल नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं जितने चाहिए। छोटे बनते हैं ऑब्वियसली, बट इक्वल नंबर बनते हैं, ठीक है? तो वो भी प्रॉपरली ट्रू सेंस में। देखो ट्रू सेंस में जो हम लोग बोलते हैं ना, वही हमें देखना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये ट्रू सेंस में माइटोसिस जरूर होता है, पर इसमें थोड़ा अजीब सी बात होती है। क्या होता है थोड़ा देखो। अभी जाइगोट जो सेल है वो डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो उससे 2 सेल बन जाएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन। अब ये दोनों सेल फिर डिवाइड होंगे तो आपको 4 सेल्ड एम्ब्रियो मिलेगा, ठीक है? आपको 4 सेल्ड एम्ब्रियो मिलेगा ना, ये है 4 सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक है? 4 सेल्ड एम्ब्रियो बना। अभी दिस 4 सेल्ड एम्ब्रियो अगेन डिवाइड्स and form the 8 cell. 8 cell will form the 16. 16 will form the 32 और मोरूला तक जाते हैं। बट एक चीज नोटिस करो, नोटिस क्या करना पता है? सेल का नंबर बढ़ रहा है, बट जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जितना जाइगोट में था ना, जो आपको साइज था ना पहले, साइज दिख रहा है आपको, ठीक है? उतना ही बेटा अभी भी मोरूला का साइज है। कितने लोगों को समझ में आया? नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कांस्टेंट। साइटोप्लाज्म का अमाउंट है ना बिल्कुल रत्ती भर नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही है। जितना अवेलेबल साइटोप्लाज्म है उसी में सब डिवीजन चल रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे माइटोसिस को हम क्लीवेज कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ तो रहते हैं, बट साइज ऑफ सेल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म वो यूज कर रहे हैं। आपको भी आप क्लियर होती है बात? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो इसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्योंकि बहुत फास्ट करना रहता है नंबर ऑफ सेल्स, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म बड़ा ग्रो हो फिर डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत क्विक 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 बहुत तेजी से बेटा डिवीजन करते हैं, ठीक है? बहुत ही तेजी से वो डिवाइड करना शुरू करते हैं, एंड दिस वे, ठीक है, 16 to 32 इस तरह से बेटा ये चीज जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्लीवेज। क्या कहते हैं इसे? हम लोग क्लीवेज कहते हैं, ठीक है? तो ये रहा बेटा सिंपली आपके लिए व्हाट इज ए माइटोसिस। ए माइटोसिस का मतलब होता है जहां पे या तो प्रॉपरली न्यूक्लियस ही नहीं है, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, या तो बेटा अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, या तो स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनता, या तो न्यूक्लियस कभी डिसअपियर नहीं होता, ठीक है? ऐसी चीजें जो अमाइटोसिस मतलब माइटोसिस की जो टिपिकल बातें हैं जो फॉलो नहीं होंगी, तो उस प्रकार के सेल डिवीजन को मैं ए माइटोसिस कहता हूँ। इतना क्लियर है? हेलो, Yes, sir. इतना क्लियर? ठीक है। तो अब डेफिनेटली बेटा हमें हमारे नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस के बारे में पढ़ना है ना? माइटोसिस के बारे में पढ़ना है। माइटोसिस को स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये जो टर्म है ना माइटोसिस, इट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने टर्म दिया था।
ठीक है। अब आपको हार्मोन्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड या 9th-10th में, तो साइटोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है वो एक्चुअली सेल डिवीजन की शुरुआत कराता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है। माइटोसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है बेटा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट आपको माइटोसिस में देखने को मिलते हैं। आपको एक बार ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि माइटोसिस की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर, ठीक है, स्टडी मटेरियल कौन सा है, तो ये होता है बेटा अनियन रूट टिप। आप अपने घर में एक अनियन ले करके उसको ग्लास के ऊपर, थोड़ा पानी रखो नीचे, ग्लास के ऊपर रख दो, 1 या 2 दिन में उसको बहुत सारे बेटा रूट्स डेवलप हो जाएंगे। बस वो रूट्स के टिप कट कर देना है उसको बेटा, उसके ऊपर एसिटोकार्बिन, सेप्रेनिन, जो भी आपके पास डाइज वगैरह हो सकते हैं, वो उसके ऊपर डाल करके प्रॉपरली उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखना शुरू कर दोगे तो आपका अगर लक रहा तो आपको अलग अलग स्टेजेस जो है माइटोसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग 1 by 1 स्टेजेस में पढ़ते हैं। क्या क्या स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस के? एक है बेटा प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज और फिर है टेलोफेज। तो ये जो स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन स्टेजेस के बारे में हमें धीरे धीरे आराम से अभी पढ़ने का है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ कि हिस्टोन कौन से स्टेज में बनता है। द आंसर इज एस फेज। ठीक है, एस फेज की शुरुआत में ही हिस्टोन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ताकि जैसे डीएनए बनता चला जाए वैसे ही उसको, उस डीएनए को पैकेजिंग करना भी शुरू कर दिया जाए, इसीलिए हिस्टोन एस फेज में ही बनता है। ठीक है, हेलो, दैट इज क्लियर टू यू? हेलो, यस, Yes, sir. है ना? Yes, इस तरह sir. से अभी हम लोग क्या करते हैं, आज हम माइटोसिस नहीं शुरू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ही होगा, फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास we'll study in depth about how the mitosis go on, उसमें जो भी fibers and all the things we'll study one by one in very proper manner। ठीक है, तो उसके बाद meiosis पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है, बट उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir. Thank you, sir.